तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 11th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी इलेक्टिव का जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी कहते हैं, इसका जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 17 फरवरी को और 18 फरवरी को, ठीक है? 17 फरवरी को अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम होगा और 18 फरवरी को अगर मैं बात करूँ तो हिंदी का जो एग्ज़ाम होगा वो इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का एग्ज़ाम होगा यानी 11th क्लास के जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं उनका, ठीक है? तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हों या इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हों, दोनों ही शिफ्ट के बच्चों के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 4 का वीडियो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर एक और सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आइए, एक और सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आइए, तो फाइनली चौथा सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आ गया हूँ बच्चों। और आप इतना हेवी डिमांड करते हैं ना, भैया अगर आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई तो हमें देना ही पड़ेगा, है ना? तो फाइनली चौथे सैंपल पेपर का वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। वन शॉट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है बच्चों, जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। चाहे आपका अंतरा और अंतराल वाली बुक हो या फिर अभिव्यक्ति माध्यम की बुक हो, सबके लिए वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। उन वीडियोज़ को भी ज़रूर द जाकर के देखिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उनका। और ये जो हमारा सैंपल पेपर का वीडियो है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स लिए हैं ना मैंने, जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे, इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा यार, क्या आ जाएगा इसके आगे, है ना? तो यही क्वेश्चन्स आपके पेपर में रिपीट होकर के आएगा, तो इसी बात पे कर दीजिए वीडियो को लाइक। और इस वीडियो का हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं बच्चों 800 लाइक्स का, क्योंकि इस सैंपल पेपर को बनाने के लिए मुझे ये जो चौथा सैंपल पेपर मैं करवाने वाला हूँ, करीबन-करीबन यहाँ पर 8 घंटे लग गए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। 1 घंटे का 100 लाइक तो 8 घंटे का 800 लाइक को आप कंप्लीट करवा दीजिएगा या फिर 200 कमेंट कर दीजिएगा कि यस भैया हमें और सैंपल पेपर्स चाहिए, या जो भी आपका मन करे ऐसे 200 कमेंट करवा दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो चौथा सैंपल पेपर है हमारा हिंदी सब्जेक्ट का, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हम लोग आ गए हैं खंड क के अंदर, जो कि आपका अपठित बोध वाला रहता है, ठीक है? और यहाँ पर ना मैं आपको अगेन ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन में ये गद्यांश दे देगा आपको, ये देख सकते हैं इस तरह से ये गद्यांश दिया गया है पूरा का पूरा, और इसके आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर इसके आधार पर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपके लिए उसका आंसर करना काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है? ये आपका पेपर पैटर्न है। यहाँ पर पहले आप देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो पैसेज वाला होता है। उसमें से सेम टू सेम आने का संभावना कम रहता है, इसलिए मैं आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको सिर्फ पैटर्न के लिए दिखा देता हूँ, और जो मेन है हमारा सेक्शन बी और सेक्शन सी, उसको हम लोग कवर करेंगे। और भी एक्स्ट्रा जो मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है, पीडीएफ पड़े हुए हैं, उनके अंदर से भी मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाऊँगा बच्चों। तो ये हमारा सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हो गया खत्म। इसके बाद हमारा आ जाता है खंड ख, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर आधारित रहने वाला है। इसके अंदर आपसे मेनली 3 क्वेश्चन, ये देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया और ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन हो गए, तो ये पूछे जाएँगे आपसे। उसको आपको ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना है। तो मैं आपसे, मेरे पास अभिव्यक्ति माध्यम के जितने भी क्वेश्चन्स हैं ना, सारे के सारे एक साथ आपसे डिस्कस कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है? सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है कि समाचार किसे कहते हैं? विस्तार से समझाइए, ठीक है? तो देखिए, समाचार जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? न्यूज़ कहते हैं बच्चों, ठीक है? न्यूज़। हर घटना समाचार नहीं होती है। समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, सूचनाओं और मुद्दों को चुना जाता है जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि समाचार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे बच्चों कि हर घटना समाचार नहीं होती है। समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, उन्हीं सूचनाओं, उन्हीं मुद्दों को चुना जाता है जिन्हें जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हमें रुचि देखने को मिलती है, इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है? किसी घटना को समाचार बनाने के लिए या बनने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। कोई भी घटना होती है तो उसको समाचार बनाने के लिए ना उसमें नवीनता होना चाहिए, यानी कि नयापन होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली का। ठीक है, अभी दिल्ली में इलेक्शंस हुए थे। अब यहाँ पर दिल्ली का नया सीएम हमें मिल चुका है। ठीक है, जो कि रेखा जी हैं, रेखा गुप्ता आई थिंक, जहाँ तक है मैं नाम सही ले रहा हूँ, दिल्ली न्यू सीएम। ठीक है, तो दिल्ली के न्यू सीएम की बात करें तो रेखा गुप्ता जी हमारी दिल्ली के नई सीएम रहेंगी, यानी कि चीफ मिनिस्टर रहेंगी। इससे पहले केजरीवाल जी थे, अब हमारी रेखा जी है। तो ये एक जो घटना हुई है बच्चों, ये घटना जो हुई है, तो इसके अंदर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली, जैसे नवीनता देखने को मिलेगी, है ना? जन रुचि देखने को मिलेगी। जनता जानना चाहेगी कि हमारी सीएम कौन है।
ठीक है, निकटता, प्रभाव, ऐसे तत्व होंगे। तो ये क्या है? ये एक समाचार है। इसलिए आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा करके देख लीजिए अभी के टाइम पर, आज आपका 20 फरवरी 2025 है और उसके अंदर यही सारी आपको चीज़ें दिखाई जा रही होंगी कि हाँ, देखिए दिल्ली की नई सीएम हमें मिल चुकी हैं, इस तरह से, है ना? ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही होंगी। तो ये क्या है? ये समाचार की कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों, ठीक है? समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है, ठीक है? तो ये ऐसी चीज़ होती है बच्चों जिसके अंदर जो सो कि अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और इसका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पड़े। यही आपका समाचार कहलाता है। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब अभिव्यक्ति माध्यम के कुछ और जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पड़े हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट 12 से 15 क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उन सबको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। और इससे ये रहेगा ना बच्चों कि अभिव्यक्ति माध्यम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर छोड़ के नहीं आएँगे। हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से अटेंड करके आएँगे बच्चों एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है? बड़े ध्यान से मेरे साथ रिवीजन करते हुए चलिए, या जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता वो यहाँ पर समझते हुए चलिए। मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ हर एक चीज़ को बड़े एकदम डिटेल में, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन है कि डायरी की परिभाषा क्या है? ठीक है? तो डायरी क्या होता है? एक मोटी जिल्द वाली नोटबुक होती है, जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियाँ जो होती हैं वो क्रम से सजी होती हैं। यहाँ पर सजी आएगा। हर पृष्ठ पर खाली जगह छूटी होती है। यहाँ पर यहाँ पर निजी बातों को दर्ज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर डायरी का मतलब होता है एक मोटी जिल्दसाज वाली बुक, जिसका यहाँ पर आप देखेंगे तो साल के 365 दिन का यहाँ पर उसमें डेट्स आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और हर पेज पर यहाँ पर खाली जगह छूटी हुई होती है और उसके अंदर आप सूचनाओं वगैरह को दर्ज कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये आपका यहाँ पर डायरी की परिभाषा बता दिया बच्चों। अब डायरी के बारे में कुछ और चीज़ें समझ लीजिए। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों और घटित अनुभव, विचारों, घटनाओं, मुलाकातों आदि का यहाँ पर विवरण लिखते हैं, ठीक है? डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक भावनाओं, समझ, प्रतिक्रिया का लेखा-जोखा है। जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति से के सामने नहीं कह सकते, उसे हम डायरी में लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आप डायरी लेखन के बारे में चीज़ें लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया डायरी लेखन? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अभिव्यक्ति माध्यम वाले जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँगे, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बड़े ध्यान से यहाँ पर समझते हुए चलिए कि ये क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है हमसे। क्वेश्चन है कि जनसंचार के विभिन्न कार्य और आधुनिक माध्यम क्या है? और कैसे ये समाज में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार करता है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए जनसंचार क्या होता है? अंग्रेजी में जनसंचार को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? मास कम्युनिकेशन, ठीक है? ये तब होता है जब बड़ी संख्या में लोगों तक सूचनाएँ जो है पहुँचाई जाती है। इसके प्रमुख कार्यों में ये शामिल है निम्नलिखित जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। तो जनसंचार आपको समझ में आ गया? अंग्रेजी में इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं और जब बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना पहुँचाई जाती है, तो ये हमें यहाँ पर जनसंचार के रूप में देखने को मिलता है बच्चों। जन मतलब कि जनता, याद रखिएगा। जन का मतलब क्या हो गया? जनता बच्चों। क्लियर है? तो जनसंचार आपको समझ में आ गया। अब जनसंचार के अंदर निम्नलिखित कार्य हम लोग लिख सकते हैं कि ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। क्या-क्या चीज़ें होती हैं बच्चों? आप लिखेंगे शिक्षा देना यानी कि एजुकेशन। जनसंचार के माध्यमों में से लोगों को नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्स, शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम, रेडियो शिक्षा आदि। अगला है सूचना देना। यह कार्य जनता तक समाचार, ज्ञान और तथ्य पहुंचाने का होता है, जैसे समाचार पत्र, मौसम की जानकारी और सरकारी घोषणाएं आदि। जैसे अभी देखेंगे आप तो दिल्ली में मौसम थोड़ा-सा खुशमिजाज है, ठीक है? बारिश जैसा मौसम हो रखा है, तो बहुत सुहाना मौसम है बच्चों, है कि नहीं? बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपने इस सुहाने मौसम का अनुभव किया, है कि नहीं? अगला होता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। जनसंचार के माध्यमों से लोगों का मनोरंजन किया जाता है, जैसे कि फ़िल्मों, टीवी शो, वेब सीरीज़, गाने और गेम्स के द्वारा यहाँ पर लोगों का मनोरंजन मनोरंजन किया जाता है। और आगे बताया गया है कि आधुनिक जनसंचार माध्यमों में से इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
शामिल है, जहां लोग तुरंत खबरें और विचार साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वेबसाइट और ब्लॉग्स भी विभिन्न विषयों पर जानकारी देने का कार्य करते हैं। ई न्यूज़ और डिजिटल मीडिया जैसे दैनिक भास्कर, आज तक, बीबीसी, द हिंदू द्वारा ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल पर भी ताजगी से सूचनाएं पहुंचाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है और बोला गया है कि इन माध्यमों के जरिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का यहाँ पर प्रसार समाज में बड़े पैमाने पर होता है। ठीक है, तो जनसंचार से संबंधित इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों वो जनसंचार वाला, इसलिए मैंने आपको बोला कि बिल्कुल भी वहाँ पर हल्के में आपको नहीं लेना है। एक बार इस सारे बच्चे चैट सेक्शन में फायर वाला इमोजी लगाएंगे, लगाइए। सारे बच्चे चैट सेक्शन में क्या लगाएंगे? फायर वाला इमोजी लगाइए बच्चों, लगाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पटकथा से क्या अभिप्राय है? ध्यान से समझिएगा, पटकथा के बारे में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में आ सकता है कि पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पट यानी कि पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी, अर्थात ऐसी कहानी से है जो पर्दे पर यहाँ पर दिखाई मतलब दृश्याया जाए, है ना। जैसे आपने एक कहानी लिखा, ठीक है, एक स्क्रिप्ट लिखा आपने, एक स्क्रीन प्ले लिखा जिसे अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं, और उसके ऊपर यहाँ पर एक फिल्म बन गई, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये जो आपने स्क्रिप्ट लिखा उसे हम कहेंगे पटकथा, है कि नहीं। जैसे कोई भी दुनिया में कोई सी भी मूवी आती है तो उसके लिए सबसे पहले तो आप कह लीजिए एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, एक पटकथा लिखी जाती है बच्चों, उसके बाद ही तो यहाँ पर वो मूवी रिलीज होती है। बाकी कुछ और बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई गई है पटकथा से संबंधित, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, पत्रकारिता क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का अंग्रेजी शब्द जर्नलिज्म है, जो जनरल से बना है, जिसका अर्थ होता है पत्रिका। ठीक है, और मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पत्रकारिता वह साहित्य है जो जल्दी में लिखा जाता है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि भैया पत्रकारिता, जर्नलिज्म वह साहित्य है जो जल्दी में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो और टेलीविजन के बारे में बताइए कि इनकी शुरुआत जो है कब और कैसे हुई, और इन दोनों माध्यमों का समाज में क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, रेडियो की अगर हम बात करें तो ये एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का मतलब क्या होता है कि जो है जिसको हम सुन सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं बच्चों? केवल सुन सकते हैं। ठीक है, आगे बताया गया है जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसकी खोज 1895 में इटली के जो सो कि जी मार्कोनी, ठीक है, इटली के जी मार्कोनी ने वायरलेस तकनीक की मदद से इन्होंने किया था, जिससे रेडियो का यहाँ पर प्रसार संभव हो सका, है कि नहीं। अब देखिए, रेडियो की अगर हम बात करें, रेडियो आपने देखा ही होगा बच्चों। मैं आपको एक रफ आइडिया भी दे ही देता हूँ रेडियो के बारे में। वैसे आपने रेडियो देखा भी होगा कि रेडियो होता कैसा है। अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो जस्ट अ सेकंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ रेडियो कैसा होता है। ये देखिए बच्चों, ये हमारा रेडियो हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको रेडियो दिख पा रहा होगा। रेडियो क्या है बच्चों? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जहाँ से जो संगीत होता है या आवाज़ होता है वो निकलता है। ठीक है, इसमें आप कोई चीज़ देख नहीं सकते, इसमें कोई चीज़ आप देख नहीं सकते, लेकिन चीज़ों को सुन सकते हैं, समझ रहे हैं। और ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है? तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, यानी कि इसमें ये एंटीना लगा हुआ है जो वायरलेसली इसमें सिग्नल्स को रिसीव करता है, और इसके अंदर से आपको अलग-अलग तरह के जो चैनल्स हैं वो गाने, गाने हो गया, उसके बाद आपका जो समाचार होता है यानी न्यूज़ होता है, भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं वो सुनाते हैं। ठीक है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, जो आप मोबाइल फ़ोन अभी यूज़ करके ये क्लास देख रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन भी तो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो टावर आता है बच्चों, उसमें हम तार लगा करके थोड़ी ना टावर लेते हैं, नहीं, वायरलेसली हमारा फ़ोन काम करता है। ओके बच्चों, तो ये चीज़ हमें मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करिश्मा वर्मा, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है। ठीक है, तो जो भी हम कर रहे हैं बच्चों, इनको बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मेरे पास जितना भी मटेरियल है बच्चों आपका हिंदी को लेकर के, चाहे आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाले क्वेश्चंस हो गए जो अभी हम कर रहे हैं, उसके अलावा आपका अंतरा और अंतराल वाले क्वेश्चंस हो गए, सैंपल क्वेश्चन पेपर हो गया, सब कुछ यहाँ पर एक ही क्लास में हम लोग कवर करेंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और भी चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं बच्चों। अगला देखिए, भारत में रेडियो की शुरुआत की अगर बात करें तो 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने पहली संगीत कार्यक्रम का यहाँ पर प्रसारित किया। पहली बार इन्होंने 1921 में रेडियो पर कुछ प्रसारित किया था,
किसने? मुंबई सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया और डाक तार विभाग ने। इसके बाद 1936 में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, काफ़ी फेमस है ये, AIR की स्थापना हुई, जो भारतीय जनमानस तक सूचना और मनोरंजन का पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम बना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर रेडियो के संदर्भ में चीज़ों को लिख सकते हैं। अगला आता है हमारा टेलीविज़न, ठीक है, जिसे हम यहाँ पर टीवी भी कहते हैं। और टीवी आपने देखा ही होगा, कुछ इस प्रकार से आपका टीवी होता है। प्रॉपर मैं आपको टीवी दिखा देता हूँ। देखिए, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये बहुत पुराने ज़माने का टीवी का एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। आज वर्तमान समय में जो टीवी आते हैं बच्चों, वो और भी ज़्यादा डिजिटल होते हैं। आज के टाइम के आपने टीवी देखे होंगे, एंड्रॉयड टीवी आते हैं, है कि नहीं? और भी बहुत तरह के, अब तो बहुत ज़्यादा नए-नए टेक्नोलॉजी के भी टीवी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। क्लियर है? तो ये टीवी रहा बच्चों। अब टीवी के संदर्भ में आपको क्या लिखना है? ये देखिए, टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य जनसंचार माध्यम है, जिसके अंदर हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं? इस तरह से देख भी सकते हैं और चीज़ें हमें सुनाई भी दे सकती है, उसमें स्पीकर भी लगा रहता है। ठीक है? और जिसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक मानी जाती है। 1927 में जो सो कि बेल टेलीफोन ब्लेस ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, ये अमेरिका की बात कर रहा है, अमेरिका में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन है, इसके बीच पहली बार टेलीविज़न का प्रयोग किया। फिर 1936 में BBC ने पहली बार नियमित टेलीविज़न सेवाएँ शुरू की। अगर हम भारत में बात करें कि भारत में टेलीविज़न कब आया और इसका क्या हमें देखने को मिला, तो आप लिखेंगे बच्चों कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को पहली बार टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामूहिक विकास करना था। तो जब पहली बार यहाँ पर टेलीविज़न को शुरू किया गया इंडिया के अंदर, तो वो एजुकेशन के लिए किया गया था। ठीक है, किसके लिए किया गया था? एजुकेशन, पढ़ाई के लिए किया गया था और सामुदायिक विकास के लिए किया गया था कि सबका यहाँ पर विकास हो सके। इसके लिए यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। कब? 15 सितंबर 1959 को। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। इसके बाद 15 अगस्त 1965 से नियमित टेलीविज़न प्रसारण शुरू हुई। ठीक है, कि भैया नियमित रूप से यहाँ पर टेलीविज़न प्रसारित किया जाएगा। और 1 अप्रैल 1976 को इसे आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नाम दे दिया गया। ये वही दूरदर्शन DD नेशनल है बच्चों, जो आप कहीं ना कहीं बचपन में देखा करते होंगे कि DD नेशनल आ गया हमारा, है ना, इस तरह से। ये वही है बच्चों, समझ रहे हैं? चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए, समाज पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिला है रेडियो का और टेलीविज़न का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने टेलीविज़न के और जो है सो कि आपका जो रेडियो होता है उसकी, तो इन दोनों का समाज पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिला है। तो देखिए, इन दोनों से ही माध्यमों से समाज में सूचनाएं, शिक्षा, मनोरंजन का यहाँ पर प्रभावी प्रसार किया गया है। जहां रेडियो ने श्रव्य माध्यम से व्यापक पहुंच बनाई है, वहीं टेलीविज़न ने दृश्य और श्रव्य दोनों रूपों में सूचनाएं प्रदान करने और इसके ऊपर काम किया है, जिससे समाज में बदलाव और विकास हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट था बच्चों, याद रखिएगा। जो भी मैं आपको करवाता चल रहा हूँ, करते चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो हम लोग करते हैं बच्चों, लास्ट टाइम पे जो हम करते हैं, उन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अभी जो आप करके जाएंगे अपने एग्जाम देने के लिए, तो आपको ताज़ा ताज़ा याद रहेगा। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है, तो आप इजीली उसका आंसर लिख पाएंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए। अभी तक हमने तो इंट्रो वाले क्वेश्चन देखे थे, अब एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि डायरी लेखन के एक व्यक्ति के लिए फ़ायदे बताइए। कि भैया अगर हम यहाँ पर अपना डायरी लेखन करते हैं, इस तरह से हम अपना यहाँ पर डायरी लिखते हैं डेली बेसिस पर, तो इसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो वो फ़ायदा आपको यहाँ पर बताना है कि ये डायरी लेखन के फ़ायदे होते हैं। देखिए, डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जब हम डायरी लिखते हैं बच्चों, तो हम खुद को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि हम क्या है, नहीं है ना, हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है डेली बेसिस पर, हम क्या फेस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझ पाते हैं। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए बताया गया है, हम अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार से मुक्त होते हैं। हमारे अंदर जो एक भार, एक कह लीजिए बर्डन जमा होता जा रहा है ना कहीं हम उससे मुक्त होते हैं बच्चों। किसके अंदर? डायरी लेखन के अंदर। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए, हम अपने गुणों और अवगुणों का ज्ञान मतलब होता है हमें कि हमारी क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्वालिटीज़ नहीं है, तो सारी चीज़ों का यहाँ पर हमें ज्ञान होता है। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। जो हमारा लाइक का टारगेट है, उसको कंप्लीट करवा दीजिए।
और ये लाइव एंड होने से पहले एटलीस्ट 200 लाइक्स तो करवा ही दीजिए, है ना। ये लाइव खत्म होने से पहले 200 लाइक्स तो कम से कम कंप्लीट करवा ही दीजिए। आगे चलते हैं। अगला, डायरी लेखन से हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमारे गुण और अवगुण क्या है, हम उनको दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान करता है, यानी कि हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देता है कि हम क्या है वास्तव में, है ना, हमारी क्या कमियां है ये सारी चीज़ें, तो ये आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत का स्मरण कर सकते हैं। जब हम डायरी लिखते हैं बच्चों, तो उसके अंदर डेली बेसिस का आप डिटेल लिखते रहते हैं, है ना, डेली बेसिस का अपनी चीज़ों के बारे में लिखते रहते हैं। तो इससे अगर हमें अपने पास्ट के बारे में समझना हो तो इजीली डायरी उठाया, यहाँ पर पन्ना खोला और उसमें देख लिया कि क्या क्या चीज़ें मेंशन है और क्या क्या चीज़ें मेंशन नहीं है। तो इससे हम अपने जो अतीत है उसके बारे में काफ़ी कुछ समझ सकते हैं और इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। सर सेकंड बुक के करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लास 12th इंग्लिश के पेपर भी करवा दीजिए। निधि भंडारी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इंग्लिश का भी करवा दिया जाएगा। आज में देखिए 11th के बच्चों का हिंदी का पेपर है, तो पहले उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। उसके बाद आपके लिए भी ज़रूर करवाऊँगा बच्चों। जब आपका फिजिकल के लिए मैंने 12-13 सैंपल पेपर अपलोड किया था, तो इंग्लिश हो गया आपका, जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, उनके लिए भी वीडियोज़ आएँगी। डोंट वरी बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हमने पटकथा समझ लिया क्या होता है। अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया है कि नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर क्या होता है, बताइए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर। नाटक के दृश्य बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन फिल्म के दृश्य बहुत छोटे होते हैं। नाटक अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसके जो दृश्य होते हैं बच्चों, बहुत लंबे लंबे होते हैं, लेकिन जो फिल्म के दृश्य होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि उसको एक लिमिटेड टाइम में, यहाँ पर हमें सर्टेन टाइम में खत्म करना होता है। क्लियर है। अगला, नाटक में घटना स्थल सीमित होता है, लेकिन फिल्म में असीमित होता है। नाटक में क्या होता है, जो घटना स्थल होता है हमारा, जहाँ पर नाटक हो रहा होता है, वो लिमिटेड स्पेस के अंदर हो रहा होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर फ़िल्म है उसमें अनलिमिटेड जगह होता है, कहीं पर भी शूट हो जाता है बच्चों, क्योंकि वो फ़िल्म है। अभी इंडिया में शूट हो रहा है, अगले ही पल आपका अमेरिका में शूट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये अंतर हमें देखने को मिलता है नाटक और फ़िल्म की पटकथा में। अगला, नाटक की कथा का विकास एक रेखीय होता है, जो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, जबकि सिनेमा में कथा का विकास कई प्रकार से होता है या पाई आकार में होता है। तो नाटक में क्या होता है, सीधा ऐसे चल रहा है यहाँ पर, लेकिन फ़िल्मों में ऐसा कुछ नहीं है, सीधा चल रहा है फिर ऐसे-ऐसे कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं? नाटक एक सजीव कला माध्यम है, जिसमें अभिनेता अपने ही जैसे जीवंत दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। तो ये एक सजीव कला माध्यम है, जिसमें क्या होता है कि जो आपके जैसे ऑडियंस बैठे हुए हैं, उनको आप यहाँ पर अपना कला दिखाते हैं, अपना आर्ट दिखाते हैं। लेकिन सिनेमा इससे काफ़ी अलग है, यहाँ पर पहले से ही रिकॉर्डेड छवियों एवं दृश्य दिखाए जाते हैं। तो सिनेमा को पहले शूट कर लिया जाता है, पूरी तरह से अच्छे से शूट करके उसको एडिट करके देन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जो हमारा 200 लाइक्स का टारगेट है, लाइव एंड होने से पहले इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, एनी फ्रैंक की डायरी का नाम तथा वह किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। मैं ये कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। एनी फ्रैंक की डायरी के बारे में समझिए कि एनी फ्रैंक की जो डायरी थी उसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। क्या नाम था बच्चों, कमेंट करके बताइए। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसके अंदर देखिए जीवन तो उनका 1929 से 45 तक का था, और डायरी जो थी वो डच भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, डच भाषा में। और डायरी में वर्णन जून जो था, जून 1942 से जून 1944 तक की बातों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इस डायरी में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के अंदर, सर अंतरा में ओनली 2 चैप्टर्स है, प्लीज उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल सारा, देखिए जो भी मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सैंपल पेपर मैं आपको बोल रहा हूँ तो सैंपल क्वेश्चन पेपर ही करवाऊंगा। मैं आपको सैंपल पेपर के साथ साथ जो अभिव्यक्ति और माध्यम की मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है वो सारा रिवीजन करवा दूंगा बहुत अच्छे से। हर एक क्वेश्चन को अभी समझा रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा जो आपका अंतरा और अंतराल वाली बुक है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं वो सारा कवर करवा दूंगा। पत्र लिखने का यहाँ पर क्या फॉर्मेट होता है वो बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाती है वो बता दूंगा, और पूरा पेपर का पैटर्न बता दूंगा। यानी कि एक ही इस लाइव क्लास के अंदर हर एक चीज का आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा बच्चों। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलिए, ताकि इसमें से जितने भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आपको ताजा ताजा याद रहे,
ठीक है, ताजा ताजा याद रहेगा तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पटकथा लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? तो हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर हम दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी सीन को हमें डिवाइड करना है तो ये जरूर ध्यान रखना है कि किस आधार पर हम इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं। अगला, प्रत्येक दृश्य के साथ उस दृश्य के घटना स्थल का उल्लेख करना आवश्यक है। ठीक है, जो भी दृश्य हो, कोई भी सीन हो, तो उसका जो घटना स्थल है बच्चों, उसको यहाँ मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर क्या समय का संकेत है, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर हमें देना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, और प्रत्येक दृश्य के साथ यह सूचना देना भी आवश्यक है कि वह घटना खुले में है अथवा बंद स्थान पर हो रही है। पत्रों की गतिविधियों, जो पात्र होंगे, सॉरी, यहाँ पर पात्रों की गतिविधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में देना चाहिए। जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बातें बताई गई हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। बहुत मेहनत लगता है बच्चों आपके लिए इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन देखते हैं, डायरी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो डायरी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे डायरी लिखना अपने आप से एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। और डायरी या तो किसी नोटबुक या फिर पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, या तो अगर आपके पास कोई कॉपी हो, नोटबुक हो, तो उसमें डायरी लिख लीजिए। अगर आपके पास कॉपी ना हो तो पुराने साल की कोई डायरी हो, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है तो 2024 का कोई डायरी हो सकता है आपके पास, 2023 का कोई डायरी हो सकता है, उसके अंदर आप डायरी लेखन कर सकते हैं, है कि नहीं? पुराने साल की डायरी में पहले की छपी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथियां डालनी चाहिए। अगर पुराने साल की डायरी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें लास्ट ईयर के डेट्स लिखे होंगे, तो उसको आपको कट करना है और न्यू जो हमारे यहाँ पर डेट्स है बच्चों, वो आपको वहाँ पर लिखना है उसके अंदर, और उसके बाद आप डायरी लेखन कर सकते हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए डायरी लेखन के अंदर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पटकथा लिखने में कंप्यूटर के योगदान का महत्व मतलब वर्णन कीजिए। जो हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं, तो उसके अंदर कंप्यूटर का क्या योगदान होता है? तो देखिए कंप्यूटर का बहुत अहम योगदान हमें देखने को मिलता है बच्चों, कि आज के टाइम पे इस डिजिटल जमाने में हम कंप्यूटर की मदद से कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे हम पटकथा वगैरह लिखवा सकते हैं, है ना? और पटकथा लेखन में कोई भी गड़बड़ी हुई तो कंप्यूटर तुरंत बता देता है कि हाँ ये फलाना फलाना गड़बड़ी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है बच्चों। तो आज के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल करके हम पटकथा लिखवा सकते हैं। लेखक जो है उसमें गलतियां हो तो उसको सुधार करके अपनी पटकथा को इस तरह से कंप्लीट करवा सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कि पटकथा जैसे कि अध्याय में फ्लैशबैक और या फ्लैश फॉरवर्ड इसका वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्लैशबैक से आपको समझ में आ गया होगा, ये अतीत में जाने की बात कर रहे हैं। फ्लैशबैक का मतलब क्या हुआ? अतीत में यहाँ पर जाने की बात हो रही है कि फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है, कि पास्ट में क्या घटना घट चुकी है वो सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया जाता है। और फ्लैश फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखा देते हैं। और फ्लैश बैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों युक्तियों का योग करने के बाद हमें वर्तमान में आना जरूरी है। ठीक है, यानी कि फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड में क्या होता है, इस दोनों को जब जोड़ देते हैं उसके बाद हमें वर्तमान में आना जरूरी होता है। ठीक है, तो फ्लैशबैक का मतलब हो गया हिस्ट्री में, फ्लैश फॉरवर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर आपके फ्यूचर में यानी भविष्य में। और दोनों का जोड़ करके यहाँ पर चीज़ों को दिखाना जरूरी है, वर्तमान में आना जरूरी है। यही पटकथा की मूल इकाई दृश्य होता है। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटकथा की संरचना का वर्णन कीजिए। जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर समझते हुए चलिए, पटकथा की संरचना। फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र, चरित्र, नायक, प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य कुछ होता है इस तरह से, है ना? और कहानी का क्रमिक विकास, अवंदव, समाधान आदि सभी कुछ होता है इसके अंदर। इसमें छोटे छोटे दृश्य, असीमित घटनास्थल होते हैं। इसमें एक ही स्थान में अलग अलग घटनाओं पर घटित घटनाओं को दिखाया जा सकता है। और इसे कथा, फ्लैशबैक अथवा फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक से किसी भी प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बताया गया है पटकथा से संबंधित। ठीक है, पटकथा का यह आपका स्ट्रक्चर बताया गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। यहाँ पर बोल रहा है किन्हीं 4 प्रसिद्ध डायरी और उनके लेखकों के नाम लिखिए।
ठीक है। तो प्रसिद्ध डायरियों की बात करें तो सबसे पहले हमारा प्रसिद्ध डायरी क्या हो जाएगा बच्चों? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। किसका लिखा हुआ है ये? कौन सा बच्चा बताएगा? तो ये हमारा लिखा हुआ है बच्चों एनी फ्रैंक का। ठीक है सर, सप्रसंग व्याख्या करवा दीजिए, कंफ्यूज हूं मैं। पिंकी सिंह, सप्रसंग व्याख्या करवा दिया जाएगा। राधे कोहली, बिल्कुल। इसके बाद ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस क्वेश्चन के बाद सीधा सप्रसंग व्याख्या करेंगे। क्लियर है बच्चों? आपका डिमांड सप्लाई, हमारा डिमांड आप कर रहे हैं और सप्लाई हम आपको देंगे। इसके बाद सीधा सप्रसंग व्याख्या करवाऊंगा और ये भी बताऊंगा, पूरा फॉर्मेट करवाता हुआ चलूंगा कि कैसे सप्रसंग व्याख्या करते हैं। पूरा प्रो टिप्स दूंगा मैं आपको कि हाँ इस तरह से यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या किया जाता है। ठीक है पिंकी सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके बाद हम सप्रसंग व्याख्या ही करेंगे। एनी फ्रैंक, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अनीशा चौहान, वेरी गुड अनीशा, वेरी गुड। ठीक है, एनी फ्रैंक की है। ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी लिखी हुई है? तो ये एनी फ्रैंक की है। और क्या क्या है भैया यहाँ पर? तो एक साहित्यकार की डायरी, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। पैरों में पंख बांधकर, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। ठीक है, सूक्ष्म 25 मास, ये राहुल सातकन्यान जी की है। सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंदास जी की है। और हरी घाटी डॉक्टर रघुवंश जी की है। ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध डायरियां और उनके लेखकों के नाम मैंने आपको बता दिए। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए, 200 लाइक्स का हमारा टारगेट है कि भैया 200 लाइक्स तो आप कंप्लीट करवा ही दीजिए लाइव एंड होने से पहले। और हमारा लाइक का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है और लगभग यहाँ पर हमारा 48 लाइक्स कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कैसे करते हैं। आगे चलते हैं। पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, पटकथा की मूल इकाई क्या है और वो कैसे है। ठीक है, तो मूल इकाई के बारे में भी मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट कैसे होता है हमारा, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारे अभिव्यक्ति माध्यम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर सप्रसंग व्याख्या बता दीजिए कि कैसे किया जाता है, तो मैं आपको सप्रसंग व्याख्या बता देता हूँ यहाँ पर कि करते कैसे है सप्रसंग व्याख्या को। बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलिएगा कि भैया यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या वाला जब क्वेश्चन आ जाएगा आपका, तो किस ट्रिक के अनुसार, किस टिप्स के अनुसार आप ये सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैं दो तरह के बच्चों को समझाने वाला हूँ। एक ऐसे बच्चे जिनको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से आता है और उनको पता है कि कैसे सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको भी बता दूंगा, एक तरह से जो चीजें बताऊंगा उनके लिए भी फायदेमंद होने वाली है ये टिप्स एंड ट्रिक्स। और एक ऐसे बच्चों को यहाँ पर मैं टारगेट करूंगा जो कि टारगेट इन द मीन्स की उनको बताऊंगा जो कि जिनको हिंदी उतना नहीं आता है, सप्रसंग व्याख्या करना उतना नहीं आता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखते हुए चलिएगा कि मैं कैसे सप्रसंग व्याख्या के क्वेश्चंस को करता था। तो देखिए, सप्रसंग व्याख्या वाला जो क्वेश्चन आएगा आपका, उसके अंदर आपको अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और दोनों में से जो सबसे अच्छा आपको आता है वही आपको करना है। ठीक है, जैसे ये वाला मैंने आपको करके दिखाया है, बालम आवे हमारे गेहरे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए स्टार्टिंग की लाइनें ली जाती हैं और लास्ट की लाइनें ली जाती हैं। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया है, बालम आवो हमारे, फिर इस तरह से डैश डैश डैश, और लास्ट की लाइनें लिख दिया है, बिन देखे जीव जाए रे। ठीक है, बिन देखे जीव जाए रे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद आ जाइए संदर्भ। अब देखिए, सप्रसंग व्याख्या करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कविता के बारे में, कवि के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में देखिए क्या बताया गया है संदर्भ में कि प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय की किताब अंतरा के काव्य अरे इन दो राह न ही पाई से अवतरित है। यहाँ से लिया गया है, जिसके कवि जो है कबीर दास जी है। जिसका कवि कौन है? कबीर दास जी है बच्चों। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। उसके आगे चलें तो प्रसंग बताया गया है। ठीक है, अब प्रसंग में क्या होता है, संदर्भ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये कहाँ से लिया गया है, अंतरा वाली बुक है, अंतराल है, कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। ये सारी चीजें आपको 2 लाइनों में संदर्भ में क्लियर कर देना है सप्रसंग व्याख्या के अंदर। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग के अंदर बच्चों आपको मोटा मोटा कंक्लूजन लिखना है कि उस कविता के अंदर, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या बातें की गई हैं, उसका कंक्लूजन मोटा मोटा आपको लिख करके बता देना है। जैसे प्रसंग में मैंने लिख दिया कि प्रस्तुत पद जो है कबीर के बीजक संग्रह से उद्घटित है। ठीक है, या उद्घृत है इस तरह से। और यहाँ कबीर का भक्ति रूपी जैसे कि द्रष्टव्य है। इस पद में कबीर ने स्वयं जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पति मानकर यहाँ पर परमात्मा रूपी
पति से वियुक्ति जीवात्म की विराहावस्था यानी दूर रहने का चित्रण किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर मोटा मोटा कंक्लूजन लिख दिया। तो संदर्भ में बच्चों मोटा मोटा आपको कंक्लूजन लिखना होता है। उसके बाद आ जाइए व्याख्या के अंदर। ठीक है, तो व्याख्या के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, व्याख्या के अंदर आपको पूरा डिटेल में चीजों को लिखना है बच्चों। ठीक है, व्याख्या के अंदर जितना भी आपको उस चैप्टर के बारे में, उस कहानी के बारे में जो सप्रसंग व्याख्या के लिए दिया गया है आपको आता है, तो पूरा आप डिटेल में वहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा भर भर के वहां डिटेल में आप लिख दीजिए। जैसे व्याख्या के अंदर मैंने लिख दिया है कि परमात्मा से मिलन न हो पाने के कारण कबीर को एक वियोगिनी की भांति अन्न भाता ना नींद भाता। वियोगिनी मतलब दूर रहने वाली स्थिति की बात कर रहा है। यह कविता विरह की पीड़ा को दर्शाती है। कविता क्या दर्शाती है, विरह की पीड़ा को। एक विरहनी अपने बालम से आग्रह कर रही है कि वह अब और देर न करे अपने दर्शन देने के लिए। ठीक है, लोगों के ताने अब उससे सहे नहीं जाते। लोगों के जो ताने हैं, इतने ज्यादा जो लोग ताने मारते हैं, अब उससे नहीं सहे जाते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। उसे न तो अब भूख लगती है और न ही प्यास लगती है। वह अपने स्वामी के लिए उतना ही व्याकुल है जितना कोई प्यासा पानी के लिए। ठीक है, तो वो अपने स्वामी अर्थात जो जिसको वो प्रिय मानती है इस तरह से। ठीक है, तो वो उसके लिए इतने ही व्याकुल है जितना कि एक प्यासा जो होता है वो प्यास के लिए मतलब पानी के लिए होता है। वह लोगों से आग्रह कर रही है कि कोई जाकर उसके प्रियवर को यह खबर दे कि बिना प्राणनाथ के दर्शन के उसके प्राण उसकी देह छोड़ रहे हैं। यानी कि जब तक उसके दर्शन नहीं हो रहे हैं तब तक कहीं ना कहीं उसका देह जो है वो छोड़ा जा रहा है बच्चों। इस तरह से यहाँ पर बातें बताई जा रही है। आगे देखिए, निर्गुण मार्गी संत कवियों ने साधक को नायिका तथा परमात्मा को नायक के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पति परमात्मा निराकार परंतु पत्नी साधक साकार रूपी विद्यमान है। यहाँ कबीर निर्गुण और सगुण दोनों भिन्न मतों के बीच एक साम्य स्थापित करने यानी कि एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने को यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने व्याख्या कर दिया। अब सप्रसंग व्याख्या में हमने क्या क्या चीजें कर ली है एक बार दोबारा से देख लेंगे। सबसे पहले तो स्टार्टिंग की लाइनें और एंडिंग की लाइनें लेकर के यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद संदर्भ में लिख देंगे कि ये कहाँ से लिया गया है लाइनें। फिर प्रसंग के अंदर ओवरऑल कंक्लूजन लिख देंगे। फिर व्याख्या के अंदर पूरा डिटेल में लिख देंगे कि यहाँ पर इस कविता के अंदर इस चीज के अंदर क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डिटेल में। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है बच्चों साहित्य सौंदर्य। ठीक है, इसके भी नंबर होते हैं बच्चों। साहित्य सौंदर्य के बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि साहित्य सौंदर्य में करना क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसके अंदर आपको भाषा बतानी है कि इस कविता के अंदर इस चैप्टर के अंदर क्या क्या भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अलंकार बोली ये सब चीजों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भाषा सरल और सहज है। शब्दों चयन की अगर हम बात करें तो भावपूर्ण व भावानुकूल भाषा है। ठीक है, और गेय पद शैली है आपका, और गुण माधुर्य है। अलंकारों की बात करें तो दुखिया देह कोहे कहे जीवा जाए रे। ठीक है, इस तरह से अनुप्रास अलंकार है। देखिए, यमक अनुप्रास उपमा यही सब अलंकार मोटा मोटा होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपका यमक या उपमा होते हैं, है कि नहीं। आगे देखिए, सदुक्कड़ी भाषा में भावों की सहज सरल अभिव्यक्ति हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बना करके भी लिख सकते हैं। देखिए, कुछ कुछ आपको मैं मोटा मोटा चीज बता देता हूँ, या आप इसको हिडन टिप्स कह सकते हैं जो मेरी तरफ से आपको है। अगर आपको सप्रसंग व्याख्या में समझ नहीं आ रहा है कि साहित्य सौंदर्य में क्या लिखना है, तो भाषा में लिख दीजिएगा सरल सहज भाषा, यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इस तरह से लिख सकते हैं आप, है ना, अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो। ठीक है, उसके बाद अलंकारों में आप यहाँ पर यमक या फिर जैसे कि अनुप्रास अलंकार इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो साहित्य सौंदर्य में सब में लगभग सेम ही मिल करके आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर साहित्य सौंदर्य कर देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है आपका सप्रसंग व्याख्या बच्चों। क्लियर है, चलिए परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन खत्म हो गया और 200 लाइक्स का टारगेट है बच्चों। मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 60 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 60 लाइक के आसपास कंप्लीट हो चुके हैं। इसको और क्लियर करिए बच्चों, यहाँ पर इसे लेकर के जाइए 200 लाइक्स तक। सर प्लीज अब राइटिंग सेक्शन भी करवा दो, सेक्शन बी। ओके ओके सर, एक बार फिर समझा दीजिए प्रसंग व्याख्या। फिर से समझा देते हैं जी, कोई बात नहीं, 2 बार समझा दिया, लेकिन फिर से एक बार थर्ड टाइम भी आपको मैं समझा देता हूँ। सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको देखना है इस तरह से ये क्या दिया गया है। 2 आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, दोनों में से जो भी आपको बेटर तरीके से समझ में आता है वो आपको यहाँ पर करना है।
जैसे मैंने बालम आव हमारे गहरे ये किया है, तो इसके लिए सबसे शुरुआत की लाइनें ले ली है और एंडिंग की लाइनें मैंने ले ली है। फिर संदर्भ में आप वहाँ पर लिख देंगे कि ये कहाँ से ये लिया गया है ना। तो ये हमारे अंतरा के काव्य से लिया गया है, अरे इन दो राह न पाई रे, यहाँ से ये लिया गया है और इसके कवि जो है कबीरदास जी है। इसके बाद प्रसंग में आ जाइए, तो प्रसंग में मोटा मोटा कंक्लूजन आप लिख देंगे, निष्कर्ष लिख देंगे कि इस कविता के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया गया है। फिर व्याख्या के अंदर आ जाइए, तो व्याख्या में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है। और लास्ट में आपका आ जाएगा साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आप बताएंगे कि किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, कैसे शब्दों का चयन हुआ है, कैसे अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर मोटा मोटा चीज़ों को लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए अब बताइए, अब आपको क्या देखना है? सर जी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो पेपर में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारे बच्चे बताइए मुझे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं। आपने मुझे बोला कि सप्रसंग व्याख्या बताइए, मैंने आपको सप्रसंग व्याख्या बता दिया। इससे पहले मैंने आपको अभिव्यक्ति माध्यम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दिए। अब बताइए मुझे कि क्या मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊं बच्चों? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी इन क्वेश्चन की। बताइए मुझे सारे बच्चे, ऑलमोस्ट 53 बच्चे वॉचिंग पर है। जैसा आप बताएंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाए। सर राइटिंग सेक्शन, अच्छा राइटिंग सेक्शन करवाऊं जिसमें आपका पत्र वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चलिए राइटिंग सेक्शन करवा दूं आपको या फिर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाए? जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हम करेंगे, जो डिमांड रहेगा वही सप्लाई देंगे हम। सर जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। यस सर करवा दीजिए। चलिए ओके सर राइटिंग सेक्शन, देखिए राइटिंग सेक्शन में एक दो चीजें मैं आपको बता देता हूं, जैसे पत्र लेखन बता देता हूं मैं आपको, और यहाँ पर उसके आगे के एक आध चीजें बता देता हूँ, फिर हम अपने चैप्टर्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन में अगर हम बढ़ चलते हैं तो सबसे पहले तो हम समझते हैं पत्र लेखन कैसे होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन, याद रखिएगा एग्जाम में पत्र लेखन आपका आएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पत्र लिख करके दिखाया गया है। पत्र लेखन तो पत्र लेखन का क्या फॉर्मेट होता है उसको समझिए बच्चों। यहाँ पर देखिए पत्र लेखन में कोई सा भी पत्र आप लिख रहे होंगे, जैसे ये पत्र किस लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि पानी की अनियमित आपूर्ति के संबंध में लिखा जा रहा है कि इनके एरिया में पानी सही से आ नहीं रहा है, जिस कारण से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो पत्र लिखने के लिए सबसे पहले आता है आपका पता, अर्थात भेजने वाले का पता। जो भी उस पत्र को भेज रहा है, जो सेंडर है, ठीक है, भेजने वाला है, उसका पता आ जाएगा। तो हमारा पता क्या रहेगा बच्चों? परीक्षा भवन क ख ग रोड, नई दिल्ली 11-23-56, इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, क्योंकि हम एग्जाम देने बैठे हुए हैं तो वहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ही कुछ एड्रेस लिखेंगे। तो पत्र लिखने के लिए जब भी हम कोई कंप्लेन लेटर लिखते हैं, कंप्लेन करते हैं किसी चीज़ की, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सेंडर एड्रेस। ठीक है, कि कौन भेज रहा है उसको। उसके बाद आएगा आपका दिनांक यानी डेट। तो आज जैसे आपका डेट है 20 फरवरी 2025, तो मैंने आज का ही डेट यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, ये फॉर्मेट भी समझते हुए चलिए और क्वेश्चन करते कैसे ये भी समझते हुए चलिए। फिर आता है प्राप्तकर्ता अर्थात मिलने वाले का यहाँ पर पता कि किसको ये मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हम किसे भेज रहे हैं? पानी की समस्या है तो पानी की समस्या के लिए हम भेजेंगे किसको? नगर निगम को, यानी कि एमसीडी को बच्चों। एमसीडी को हम यहाँ भेजेंगे ना, तो इस तरह से रहेगा आपका श्रीमान नगर निगम अधिकारी महोदय करोल बाग, उत्तरी दिल्ली 110085। तो ये हो गया आपका प्राप्तकर्ता के यहाँ पर पता जिसको ये रिसीव होगा लेटर। फिर आ जाता है विषय। आपका विषय क्या है? हमारा पानी की अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायत हेतु पत्र, कि भैया हमारे इलाके में पानी की दिक्कत हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं और ये हमारा पत्र है उसके संबंध में। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पर हमें लिखना है महोदय और अपने पत्र को कर देना है शुरुआत। जैसे सभी ने निवेदन यह है कि हमारे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में लगातार अनियमितता हो रही है। कई बार पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है और कभी कभी पानी की धारा बहुत कमजोर हो जाती है। कई बार या तो वाटर सप्लाई पूरी तरह से कट हो जाता है हमारे एरिया के अंदर, या पानी आता भी है तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पर लो प्रेशर के साथ आता है। यह समस्या पिछले कुछ महीनों से लगातार बनी हुई है और नागरिकों को इससे बहुत दिक्कत हो रही है। ये जो प्रॉब्लम है ये पिछले कुछ महीनों से लगातार बनी हुई है और नागरिकों को इससे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इस अनियमितता से पानी की आपूर्ति के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि गंदा पानी पीने से बीमारी फैलने का खतरा रहता है। यहाँ पर अब जाहिर सी बात है पानी आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पर गंदा पानी पिएंगे। अब देखिए, क्योंकि हम कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं,
कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स को हमें बढ़ चढ़ करके हाईलाइट करना है। अगर 1-2 चीज़ें नहीं भी हो रही है तो उसको अच्छे से हाईलाइट ही कर दीजिए, ताकि जो लेटर पढ़े वो सोचे कि हाँ यार, दिक्कत तो सही में चल रहा है करके, ठीक है? तो इस तरह से लोग गंदा पानी पीने के लिए यहाँ पर मजबूर है। खासकर गर्मी के मौसम में यह स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। स्वच्छ पानी न मिलने से दैनिक जीवन के अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है? और आपसे निवेदन है कि कृपया इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए और पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को हो रही कठिनाइयों का सामना जो है उसका समाधान हो सके। फिर लास्ट में आ जाएगा धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरा लेटर पढ़ा, और आपका भवदीय नाम क ख ग कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है बच्चों। समझ में आ गया आपको लेटर कैसे लिखना है? आगे चलते हैं। लेटर के आगे आए तो ये हमारा हो जाएगा, और एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ये लेटर का समझ में आ गया आपको? यहाँ पर ये समझ लीजिए कि दृश्य लेखन कैसे लिखते हैं, ठीक है? देखिए, दृश्य लेखन वाला भी एक क्वेश्चन आएगा आपका, जो आपको 120 शब्दों में लिखना होगा। 3 टॉपिक आपको दे देगा दृश्य लेखन वाला कि हाँ भैया, ये चीज़ें देख ही रहे हैं आप लोग, है ना? अपने आस-पास ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जैसे चिड़ियाघर का दृश्य, गाँव का दृश्य, बगीचे का दृश्य। तो उनको देखते हुए कैसा महसूस होता है, क्या-क्या चीज़ें आप फ़ील करते हैं, उसको लेकर के आपको दृश्य लेखन लिखना है। दृश्य लेखन लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा होता है। सबसे पहले हमारा यहाँ पर आ जाएगा शीर्षक, यानी कि जो हमारा टॉपिक है। तो मैंने आपको चिड़ियाघर के दृश्य को लेकर के, जो जू का नज़ारा होता है, उसको लेकर के दृश्य लेखन लिख करके दिखाया है। तो हम यहाँ पर टॉपिक लिख दिए, उसके बाद शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिख देंगे, जैसे जानवर, पक्षी, बच्चे, शेर, जानवरों की सुरक्षा, ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में लिख दी हैं, जिससे कि टीचर को एक मोटा-मोटा आइडिया लग जाए कि मैं इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा आप लिखते हुए चलेंगे, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं ज़ू के अंदर, है ना? वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे बच्चों, ठीक है? देख सकते हैं इस तरह से मैंने आपको लिख करके बताया हुआ है। डिटेल में आपको पूरा लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। इस तरह से हो गया, और याद रखिएगा ये पूरा आपको लिखने के बाद ना लास्ट में कट टू भी लिख देना है। क्या लिखना है बच्चों? दृश्य लेखन में आपको कट टू भी लिखना है। तो आई होप कि आपको दृश्य लेखन कैसे किया जाता है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है? पत्र मैंने आपको बता ही दिया। इसके आगे हम चलते हैं बच्चों। इसके आगे है हमारा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? जो कि क्या रहेगा, निम्नलिखित दिए गए विषयों में से किसी एक पर लगभग 120 शब्दों में व्यवहारिक लेखन लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? व्यवहारिक लेखन। तो ये कैसे लिखते हैं, इसका भी फॉर्मेट समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो समझिए इसको। देखिए, यहाँ पर एक तो विद्यालय से संबंधित है, एक महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, ठीक है? विद्यालय में एक अवेयरनेस जो वीक रहेगा उसको रिलेटेड है, ठीक है? यानी जागरूकता सप्ताह, एक महिला सशक्तिकरण है, और एक मोबाइल फ़ोन के लेकर के है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे बच्चों, वो पर्यावरण जागरूकता सप्ताह को लेकर के करेंगे कि आपके विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता सप्ताह के आयोजन के लिए कार्यसूची तैयार कीजिए। कि भैया आपके विद्यालय में पर्यावरण को लेकर के जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा, अवेयरनेस यहाँ पर वीक मनाया जाएगा, जिसमें व्याख्यान, वृक्षारोपण कार्यक्रम और छात्रों की सहभागिता यहाँ पर बनाई जाए, ठीक है? तो इस चीज़ों को लेकर के आपको क्या करना है? इस चीज़ों को लेकर के आपको कार्यसूची तैयार करना है। क्या करना है? कार्यसूची, ठीक है? अब कार्यसूची कैसे तैयार करते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो पर्यावरण जागरूकता सप्ताह, अवेयरनेस जो हमारा वीक रहेगा, ठीक है? यानी कि पर्यावरण जागरूकता सप्ताह, उसको लेकर के कार्यसूची हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो मई 2025 के लिए रहने वाला है, ठीक है? और ये जो विद्यालय में हमारा होने वाला है पर्यावरण जागरूकता सप्ताह, इसकी बैठक की तिथि तय की गई है 1 मई 2025 को। कब इसकी तिथि तय की गई है? 1 मई 2025 को। अब देखिए, कार्यसूची है, या जो काम होने हैं इस घटना के लिए, उन सब की हम एक सूची बनाएँगे। जैसे हम बाज़ार जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये सामान हमें बाज़ार से खरीद कर लाना है, चाहे ये सामान हमें बाज़ार से, ये सब्ज़ी वग़ैरह, ये सारी चीज़ें हमें खरीद कर के लाना है। तो जब भी यहाँ पर कार्यसूची की बात करें, इसका मतलब कि जो घटनाएँ होनी हैं, जो हमें कार्य करने हैं, उनकी हम एक सूची बना रहे हैं। बस यही होता है आपका कार्यसूची, शॉर्ट में बताऊँ तो, ठीक है? इसकी बैठक की तिथि 1 मई 2025 को है, ठीक है? समय 10 बजे ये बैठक होगा। कहाँ पर होगा? प्रधानाचार्य कक्ष के अंदर होगा। कार्यसूची में आप लिखेंगे कि पर्यावरण जागरूकता सप्ताह की तिथि और समय का निर्धारण किया जाएगा। व्याख्यान और वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए जो वक्तव्य है उनका चयन किया जाएगा, और भी कुछ-कुछ बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे जो इससे संबंधित रहने वाला है बच्चों हमारा, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप पूरा का पूरा सूची बनाते हुए चलेंगे बच्चों। 62 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं,
और लाइक की संख्या को बढ़ाइए बच्चों। यहाँ पर हमारा 200 लाइक्स का टारगेट है, ये आपका लाइव एंड होने से पहले। तो ये कार्यसूची हम यहाँ पर पूरा बना लेंगे। इसके आगे चलें तो हमारा लास्ट में आ जाएगा हस्ताक्षर सचिव जी, पर्यावरण समिति, राजकीय सर्वोदय विद्यालय रोहिणी। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका ये कार्यसूची हो जाता है कंप्लीट। समझ में आ गया? आपको मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा जो कि मैंने लिख दिया है, पर्यावरण जागरूकता सप्ताह। इसको लेकर के कार्यसूची बना रहे हैं और ये होना कब है? मई 2025 में ये चीज होना है। ठीक है, अब कार्यसूची के अंदर मैंने लिख दिया है इसकी बैठक कब होगी, तो 1 मई को होगी, 1 मई 2025 को। इसका समय क्या है? तो 10 बजे होगा। ये कहाँ पर होगा? प्रधानाचार्य कक्ष के अंदर होगा। कार्यसूची अब बनाते हुए चलिए कि क्या क्या इसके अंदर हम लिखेंगे। कि इसके अंदर सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाएगा कि जो पर्यावरण जागरूकता सप्ताह है इसकी तिथि और समय निर्धारित की जाएगी कि इसको कब किया जाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर निर्धारित जो जो की जाएंगी वो सारी चीज आपको यहाँ लिख देना है। और लास्ट में हस्ताक्षर आ जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण समिति जो सो कि राजकीय सर्वोदय विद्यालय रोहिणी, ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये स्कूल का नाम दे रखा था। समझ में आ गया आपको? अगर आपको समझ में आ गया है तो सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे कि यस सर हमें समझ में आ गया है। लाल दिल, गुलाबी दिल, हरा दिल, नीला, पीला, काला, सारे तरह का दिल भेज दीजिए और बोल दीजिए सर समझ में आ गया है। अब हमें आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों बुक, चाहे आपका अंतरा या अंतराल ले लीजिए, तो वो क्वेश्चन हमें करवा दीजिए सर। तो वो क्वेश्चन मैं आपको अब करवा दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीजों का रिवीजन कर लिया है, बस अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, उनको देखना है बच्चों। एक बार सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता देंगे कि यस सर समझ में आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दीजिए। पिंकी सिंह, सर जी करवा दीजिए क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फ्रैप्स गेमर का आया है हार्ट वाला इमोजी, फिर प्रियंका ने हार्ट वाला इमोजी भेजा है, फिर अमन सिंह हो गए। ठीक है, अनीशा चौहान, यस सर समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, तो आपको समझ में आ गया, इससे मुझे भी बहुत खुशी है कि चलिए बच्चों को यहाँ पर समझ में आ चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, जो जो क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए कि लाला के मन में क्या क्या दुविधाएं उत्पन्न हो रही थी। तो देखिए, लाला के मन में दुविधा उठ रही है कि उसी के जीवन में दीनता, दुख, उत्पीड़ा क्यों है। लाला को ये मन में आ रहा है कि यार मेरी ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों है। तो उसके मन में खुशी क्यों नहीं है, वह अपने परिजनों के लिए सुख सुविधाओं को क्यों नहीं जुटा पाता। ठीक है, और वह सोचता है कि समाज में शोषण क्यों है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें सभी को कर्म और गुणों के आधार पर अवसर की प्राप्ति हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए अब हम लोग और भी जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, दोपहर का भोजन शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। दोपहर के भोजन के संदर्भ में बताया गया है, जो ये दोपहर का भोजन, ये जो शीर्षक है ये कितना ज्यादा वैलिड है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, दोपहर का भोजन कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार की गरीबी का मार्मिक चित्रण हमें देखने को मिलता है कि जो मध्य वर्गीय परिवार है उसका कितना ज्यादा गरीबी है, उसका एकदम मार्मिक जो चित्रण है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों। इस परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि घर में खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति है कि भैया घर में खाने के लिए भी सोचिए एकदम बिल्कुल कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस कहानी का पूरा घटनाक्रम दोपहर के भोजन के समय घटित होता है, जो कहानी की मूल संवेदना को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। ठीक है, और घर के जो मुखिया है वो बेरोजगार होने के कारण घर परिवार को किस प्रकार एक के बाद एक समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर घर के जो मुखिया होते हैं, जो घर के हेड होते हैं, वो अगर बेरोजगार होते हैं तो किस किस तरह की प्रॉब्लम से यहाँ पर परिवार को गुजरना होता है, वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। दोपहर के समय घर के सभी सदस्य एक के बाद एक घर आते हैं और परिवार ही की स्थिति और अपने संघर्षों को प्रकारांतर से व्यक्त कर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अतः यह शीर्षक सर्वथा उचित है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हामिद से रिलेटेड होने वाला है बच्चों। इसको लास्ट टाइम पे एक रिवीजन मार्क करके जाइए। ठीक है, अगर आप अभी रिवीजन करके जाएंगे बच्चों तो ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा ताजा ताजा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया। ठीक है, तो हामिद को क्या क्या चीजों ने कहानी का नायक बना दिया था बच्चों? तो हामिद को यहाँ पर कहानी का नायक बना दिया गया था। सबसे पहले, ईदगाह कहानी में हामिद ही एकमात्र ऐसा पात्र है जो पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
ठीक है। ईदगाह जो पूरी कहानी है उसमें हामिद ही एक ऐसा पात्र है बच्चों, हामिद ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो क्या करता है, सभी जो यहाँ पर आपके पाठक है, पढ़ने वाले हैं, उनको यहाँ पर रुचि उनकी बनाए रखता है। ठीक है, और बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, यही हीरो हमारे है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए हामिद के बारे में बताया गया है कि हामिद एक तर्कशील बालक है, वो अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है। ठीक है, जो भी बातें वो करता है फैक्ट के साथ करता है, समझ रहे हैं। तो आपको भी एक ऐसा ही यहाँ पर बालक बनना चाहिए जो अपनी बातों को फैक्ट के साथ रखे। ठीक है, अपनी बातों को कैसे प्रेजेंट करे, फैक्ट के साथ बच्चों। क्लियर है, आगे देखिए बताया गया है, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हामिद एक समझदार बालक है, वह व्यर्थ की चीजों नहीं खरीदता और स्वयं पर नियंत्रण रखता है। हामिद की दादी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता हमें देखने को मिलती है, तभी तो वो मेले में और कुछ ना खरीद करके दादी के लिए चिमटा खरीदता है। क्लियर है, वो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये चिमटे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को और ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए। तो देखिए हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, चिमटा बड़े काम की चीज है, रोटी तवे से उतारने के लिए, रोटियां जो होती है उसको तवे से उतारने के लिए, चूल्हे में सेक लेने के लिए, और दूसरे को आग पकड़ाने में ये बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होता है, क्या, चिमटा। ठीक है, तो चिमटे की उपयोगिता यहाँ पर सिद्ध की जा रही है। और देखिए क्या बताया गया है, खिलौना तो थोड़ी देर में टूट फूट जाता है, लेकिन चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ता है, चिमटे का यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ता है। चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएगी, वह मुझे दुआएं देंगी। चिमटे को जैसे ही अम्मा देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगी और मुझे क्या देंगी, दुआएं देंगी। चिमटा एक खिलौना भी है, ठीक है, इसे कंधे पर रखो तो बंदूक, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, हाथ में लो तो फकीरों का चिमटा। इससे मजीरे का भी यहाँ पर काम लिया जा सकता है, वो मजीरा बजाते हैं ना ऐसे डिम डिम डिम, इस तरह से मजीरे का भी काम लिया जा सकता है। और चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, चिमटा खिलौने का बादशाह रुस्तम हिंद सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और लगभग 70 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या कितनी हो चुकी है, हमारी यहाँ पर 75 हो चुकी है। तो इसको 200 लाइक्स तक कंप्लीट करवाइए बच्चों। 200 लाइक्स का हमारा टारगेट है, लाइव एंड होने से पहले 200 लाइक्स तो कंप्लीट करवा ही दीजिए बच्चों। पूरा साल मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना, तो इतने लाइक्स तो बनते हैं। चलिए देखिए, जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतने ज़्यादा हमारे यहाँ पर मोटिवेशन बढ़ता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ना एक तो अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ लिया और एक आपसे बोल दिया कि आप अपना भी दिमाग लगाइए कि ईदगाह कहानी का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता सिद्ध कीजिए। सार्थकता सिद्ध करने का मतलब यह है कि आपको बताना है कि क्या जो यहाँ पर उस चैप्टर का नाम दिया गया है वो परफेक्टली मैच करता है, वो सही है वहाँ पर। ठीक है, और कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ईदगाह कहानी का शीर्षक सर्वथा उचित है। ठीक है, इस कहानी की प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल के इर्द गिर्द घटित होती है। ये जो कहानी की प्रमुख घटनाएं हैं वो ईदगाह कहानी जो है उसके ही इर्द गिर्द घटित होती है। ईदगाह कहानी का केंद्र स्थल है। ठीक है, ईदगाह जो है बच्चों वो कहानी का क्या है, केंद्र स्थल है। कहानी के प्रारंभ में वहीं जाने की तैयारी होती दर्शाई गई है। ईदगाह पर नमाज पढ़ी जाती है और वहीं एकता व जैसे कि भ्रातृत्व का दृश्य दिखाई देता है। वहीं मेला लगता है जहां ईद की चहल पहल है। और यह शीर्षक कहानी के प्रमुख स्थल के आधार पर अतः पूर्ण उचित एवं सार्थक है। ठीक है, और अन्य अगर कोई शीर्षक लिखने की बात करें तो आप लिख सकते हैं हामिद का चिमटा अथवा इस तरह से ईद का उपहार करके। ठीक है बच्चों, चलिए तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर, जो कि अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, चलिए ऑलमोस्ट 82 बच्चे वॉचिंग पर है और लाइक की संख्या हमारी 79 हो चुकी है। तो लाइक की संख्या को बढ़ाइए बच्चों, 200 लाइक्स का हमारा टारगेट है। और एक बारी सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला और फायर वाला इमोजी लगा देंगे एक साथ। सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट वाला और फायर वाला इमोजी लगाएंगे, लगाइए। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे चैट सेक्शन में हार्ट और फायर वाला इमोजी लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, ओके 80 बच्चे वॉचिंग पर है। अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भारी है। ठीक है, विवेचना कीजिए, जो सिद्धेश्वरी यहाँ पर झूठ बोलती है वो 100 सत्यों पर भारी है। अगर यहाँ पर 100 सत्य बातें बोली जाए तो उस पर भी ये चीजें भारी हो जाती है। कैसे, वो आपको यहाँ पर बताना है बच्चों।
तो यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलिए कैसे आप इसका आंसर लिखेंगे कि सिद्धेश्वरी का परिवार भयंकर गरीबी से ग्रस्त है। सिद्धेश्वरी जो है उसका परिवार भयंकर गरीबी से ग्रस्त है और जैसे कि अर्थाभाव गरीबी के कारण परिवार के सदस्यों में स्नेह का बंधन कमजोर होता जा रहा है। देखिए जिस भी परिवार में हमें गरीबी देखने को मिलती है कहीं ना कहीं जो प्यार का बंधन होता है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो परिवार को बचाए रखने के लिए वह एक सदस्य के सामने दूसरे के विषय में झूठ बोलती है ताकि परिवार में बिखराव ना हो। ठीक है, परिवार को बचाए रखने के लिए वो क्या करती है, झूठ बोलती है ताकि सभी जो है मिलजुल करके साथ यहाँ पर रहे बच्चों। ठीक है, और परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान स्नेह एवं निकटता बनी रहे। उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं और वह झूठ जो कल्याण के काम में आए वो 100 सत्यों पर भारी है। तो वो झूठ क्यों बोल रही है, वो झूठ बोल रही है ताकि वो अपने परिवार को बचा सके। और ऐसा झूठ जो यहाँ पर जो है सो कि किसी अच्छे काम के लिए बोला जा रहा हो, वो झूठ झूठ नहीं होता, वो सच होता है, बिल्कुल 100 सत्यों पर भारी होता है। इसलिए बोला जा रहा है सिद्धेश्वरी का जो झूठ था वो 100 सत्यों पर भारी था बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। 80 बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं और लाइक की संख्या है केवल 84। तो लाइक की संख्या बढ़ाइए बच्चों, 200 लाइक्स का हमारा टारगेट है, इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा लाइव एंड होने से पहले। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा इसी से संबंधित, सिद्धेश्वरी जी से ही संबंधित, कि उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और अब ना मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो सिद्धेश्वरी जो है एक भारतीय गृहिणी है, यानी कि इंडियन हाउसवाइफ है। वह घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है। घर की जो भी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, वो अपने ऊपर लेना पसंद करती है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर ये प्रॉब्लम नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को कहाँ लेना पसंद करती है, अपने ऊपर लेना पसंद करती है। तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कटुता नहीं आने देती। परिवार की जो अन्य सदस्य हैं उनके बीच में वो कटुता, इस तरह से खराब भावना नहीं आने देती है। घर की आर्थिक दशा खराब है, वह कम साधनों में भी परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रही है। कम से कम साधन में वो क्या कर रही है कि परिवार का भरण पोषण यहाँ पर हो सके। और इस काम में उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है। ये जो काम है उसमें उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है। उसे इस बात की पीड़ा है कि घर का हर सदस्य आधे पेट भोजन करके पेट भरा होने का नाटक करता है। उसे बहुत दुख लगता है कि यार घर के सभी सदस्य आधे पेट यहाँ पर भोजन करते हैं और फिर भी यहाँ पर नौटंकी करते हैं कि हमने पूरा पेट भोजन कर लिया। क्यों? क्योंकि गरीबी इतनी है, समझ रहे हैं, गरीबी में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। वह स्वयं भी भूखी ही रहती है, इस दर्द को वह किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाती। अब जब इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे वो दूसरों के समक्ष यहाँ पर व्यक्त करेगी। यही पीड़ा आंखों से आंसू के माध्यम से उसके निकलते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। और ऑलमोस्ट यहाँ पर 86 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर 100 लाइक के टारगेट जो हमारा एकदम 50% कंप्लीट कर देगा लाइक टारगेट, उसके बहुत करीब आ चुके हैं। 100 लाइक्स होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा, जो ओवरऑल हमारा इस लाइव के खत्म होने से पहले का टारगेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है बच्चों कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे को चीरने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, मॉर्निंग में मैं अभी क्लास ले रहा हूँ और अभी अगर आप बाहर जाकर के देखेंगे तो अंधेरा यहाँ पर खत्म होता हुआ आपको दिखाई देगा और सूरज भगवान जी आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। तो वही चीज बताया गया है कि जो अंधेरा होता है बच्चों, जो भी अंधकार होता है, वो प्रकाश जब आता है तो उसके सामने वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है तभी अंधकार मिटता है। समझ रहे? अंधेरे से ही यहाँ पर प्रकाश निकलता है तभी यहाँ पर अंधकार जो होता है बच्चों वो मिटता है। और भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है। ठीक है, जो दिलों का अंधकार होता है, दिल के अंदर जो अंधकार होता है ना, उसकी बात कर रहा है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें यहाँ पर फूटती है और अंधकार में प्रकाश की किरणें होती है। ठीक है, तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए 90 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 85 बच्चे यहाँ पर वॉचिंग पर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है? ठीक है, तो देखिए दो तरह से टॉर्च बेचा जाता है यहाँ पर। जो आपका
एक होता है बाहरी अंधेरे और भीतर के अंधेरे को दिखा करके। जो साधु संत लोग होते हैं वो लोग मतलब कई लोग क्या करते हैं, साधु संत का रूप धारण करके हृदय के अंधकार को मिटाने का उपाय बताते हैं और यही उपाय भीतर के अंधेरे की टॉर्च और इसी प्रकार से लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं और मात्र धन की प्राप्ति के लिए वो ऐसा करते हैं कि देखो बच्चों तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह से करके लोगों के अंदर के अंधेरे का डर दिखा करके उनका यहाँ पर शोषण करते हैं। कुछ लोग क्या होता है बाहर के अंधेरे का शोषण मतलब दिखा करके लोगों से अपना फायदा निकालते हैं। जैसे सूरज छाप टॉर्च बेचने का क्या मतलब होता है कि बाहर के अंधेरे का डर दिखाकर लोगों की भयभीत करना कि हाँ देखिए इस तरह से ये चीजें हमें देखने को मिलती है। उनके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं की आशंका जताते हुए फिर प्रकाश के नाम पर टॉर्च बेचना। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चों। बाकी वाला क्वेश्चन भी हम देखेंगे बच्चों। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पर 78 बच्चे वॉचिंग कर रहे हैं और 93 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 200 लाइक्स का टारगेट है बच्चों, 200 लाइक्स यहाँ पर कंप्लीट करवा दीजिएगा। इससे हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए परफेक्ट, चलिए परफेक्ट परफेक्ट। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य में करुणा की भावना जागृत तो अवश्य होती है, परंतु अनेक कारणों से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता। जब भी वो अन्याय होता देखता है कौन, मनुष्य, तो उसके अंदर एक दया की भावना आती तो है लेकिन कभी भी वो उसको यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? ये कारण जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका, इन कारणों से कहीं ना कहीं वो उन चीजों को व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये बातें जो है चमेली के पति के बारे में कहा गया है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हमें विकलांगों के प्रति यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए और दया की भावना न दिखा करके हमें क्या करना चाहिए, उन्हें जो है सम्मान की भावना से देखना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। दया की भावना नहीं दिखानी चाहिए कि अरे ये है वो है, दया नहीं करना है, हमें सम्मान उनको देना है, रिस्पेक्ट देना है बच्चों। क्लियर है? और ऑलमोस्ट हमारे 100 लाइक्स हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, 100 लाइक करवा दीजिए, देन मैं यहाँ क्लैप करूंगा कि चलिए लाइक का 50% टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 99 लाइक्स कंप्लीट हो गए हैं, एक लाइक बचा है हमारा, 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। और मैं देखता हूँ वो एक लाइक कौन सा बच्चा करेगा। 73 बच्चे वॉचिंग करें यहाँ पर और हमारे 100 लाइक्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो सभी के लिए यहाँ पर जोरदार तालियां। हमारा जो यहाँ पर लाइक का टारगेट था उसका हमने 50% अचीव कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल कविता सर, 100 लाइक्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा 200 लाइक्स का टारगेट था कि ये लाइव एंड होने से पहले 200 लाइक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए और उसमें से हमारा 100 लाइक्स तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यानी कि 50% लाइक का टारगेट हो गया है कंप्लीट। तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ रहा है बच्चों। बाकी 200 लाइक्स का टारगेट है तो लाइक करते रहिए, लाइक रुकना नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलिए, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार से दिया। ठीक है, तो गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय भिन्न भिन्न तरह से दिया, जिसमें आप लिख सकते हैं कि गूंगे द्वारा अपने स्वाभिमानी होने का परिचय कई संकेतों के माध्यम से दिया जाता है। कि गूंगे ने अपने सीने पर हाथ रखकर संकेत किया कि उसे आज तक किसी के सम्मुख हाथ नहीं फैलाया। उसने मतलब ऐसे सीने पे हाथ रखा और बोला कि भैया आज तक किसी के सामने अपने हाथ नहीं फैलाया है। ठीक है, गूंगे ने कभी भीख नहीं मांगी। गूंगे ने अपने जो सो की भुजाओं को दिखाया और संकेत किया कि उसने मेहनत करके खाया है और साथ ही गूंगे ने पेट बजाकर यह बताया कि उसने यह सब अपनी पेट के लिए किया है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करवाई दिया है, बाकी आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कबीर जी ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन बाहरी आडंबरों की बात की है। तो हिंदू एवं मुसलमान दोनों की अज्ञानतावश बाहरी आडंबरों को ही धर्म समझकर बैठ जाने की बात की है कबीर ने। धर्म के वास्तविक स्वरूप का इन्हें ज्ञान ही नहीं है। ये दोनों की पर भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, मतलब पथ भ्रष्ट हो चुके हैं दोनों ही, दोनों रास्ते से भटक चुके हैं। कौन? हिंदू और मुसलमान दोनों ही। ठीक है, हिंदू वर्ण भेद में विश्वास करते हैं। उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना रखता है और उसे अपने बर्तन तक छूने नहीं देता। दूसरी ओर
वैश्यगमन जैसी नीच कर्मता में विलीन रहते हैं। ठीक है, और मुसलमानों की दशा यह है कि इनके पीर औलिया तक मांस भक्षक करते हैं। ठीक है, समाज की नीति के विरुद्ध मुसलमान अपने ही रक्त संबंधों में विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस लिखते हुए चलना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों। आशा करता हूँ कि ये सारी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और बस बच्चों यही था हमारा आज का वीडियो या लाइव क्लास कह लीजिए, जिसके अंदर हमने क्या क्या देख लिया बच्चों। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया दोनों ही बुक से, प्लस में अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चंस देख लिए, प्लस में हमने यहाँ पर लेटर यानी पत्र कैसे लिखा जाता है वो देख लिया, फॉर्मेट समझ लिया, सप्रसंग व्याख्या समझ ली। ठीक है, दृश्य लेखन कैसे लिखा जाता है वो समझ लिया। तो ओवरऑल हमारी सभी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है। एक आध क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर करके आई। तो मकबूल के पिता जो थे वो बहुत अच्छे थे। उनको जब दिख गया कि दादाजी के बाद यहाँ पर उनके बेटे को, वो दादाजी के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो वो उन्हें बोर्डिंग में भेज देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो काफ़ी हद तक वो उन चीज़ों को भुला पाए। अपने ही बेटे की प्रतिभा को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया और पूरा उन्होंने समर्थन दिखाया। ठीक है, और बेटी की कला देख करके वो काफ़ी प्रसन्न भी हुए और बेटे का हौसला बढ़ाते हुए उसके लिए ऑयल पेंटिंग का सामान मंगवा दिया। और इससे पता चलता है कि वह कला के पारखी और योग्यता के पहचानने वाले इंसान थे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें क्या बदलाव आया है। तो पहले अमीर वर्ग के लोग ही कला ज़्यादातर कर पाते थे। ठीक है, और इसे एक करियर के रूप में नहीं देखा जाता था। लेकिन धीरे-धीरे जो है सभी लोग कला को यहाँ पर समझने लग गए और इसे करियर के रूप में देखा जाने लगा। अब कला के ज़रिए नाम, पैसा, दौलत, शोहरत कमाया जा सकता है। आज आम आदमी भी इसमें कला में रुचि रखता है और बेशक प्रसिद्धि कलाकारों का चित्र नहीं लगा पाए, परंतु उनकी प्रतिलिपि, उनकी जो कॉपी है अपने दीवारों पर ज़रूर लगाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कला के प्रति लोगों का नज़रिया अब पहले जैसा नहीं रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी का घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।